तो कैसे आप लोग देखिए, इससे पहली वाली वीडियो हमने देखा था व्यापारिक, पछवा और पूर्व पवनों के बारे में। देखिए इन्हीं पवनों को हम भूमंडलीय पवनें या सन्मार्गी पवनें या प्रचलित पवनें कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरी पृथ्वी पर चलती हैं। ऐसा नहीं कि पृथ्वी के किसी एक कोने पर चलती है, नहीं, पूरी पृथ्वी पर चलने के कारण हम इनको क्या कहते हैं, भूमंडलीय पवनें या प्रचलित पवनें या सन्मार्गी पवनें। अब देखते हैं हम समीर के बारे में, लेकिन उससे पहले देखिए, अगर हवा रुकी हुई है तो उसको हम कहते हैं वायु। अगर वायु में थोड़ी बहुत गति आ जाती है, मतलब थोड़ी बहुत चलना शुरू कर देती है, उसको कहते हैं हम समीर। मतलब कि बहुत ही मंद गति से चलने वाली हवा, उसको कहते हैं हम समीर। अगर हवा में थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ गया उसको कहते हैं हम पवन, और अगर थोड़े से और ज्यादा हो गया तो उसको कहते हैं हम तूफान। अगर भयानक से भयानक हवा में स्पीड आ गई तो उसको कहते हैं हम चक्रवात। चक्रवात में क्या होता है, बवंडर वगैरह आ जाते हैं, तो आपने देखा होगा, उनको तो बाद में देखेंगे, लेकिन अब हम देखते हैं समीर। तो बहुत ही मंद गति से चलने वाली हवा, उसको हम समीर कहते हैं। समीर चार टाइप का होता है, स्थलीय समीर, पर्वतीय समीर, समुद्री समीर और घाटी समीर। देखिए हवाएं जिधर से चलना प्रारंभ कर देती हैं उसी के आधार पर हम समीर का नाम डिसाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हवाएं स्थल से किधर की ओर चल रही हैं, समुद्र की ओर चल रही हैं, तो उसको हम कहेंगे स्थलीय समीर। और जब हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलना प्रारंभ कर देंगी तो उसको कहेंगे हम समुद्रीय सागरीय समीर। और जब घाटी से पर्वत की ओर हवाएं जाएंगी तो उसको हम कहेंगे घाटी समीर। और जब पर्वत से घाटी की ओर हवा जाएंगी तो उसको कहेंगे हम पर्वतीय समीर। तो देखिए, अब इनमें पूछता क्या है कि कौन सा समीर किस समय चलता है। तो देखिए, स्थलीय समीर जब भी चलेगा नाइट में चलेगा। क्यों चलेगा? देखिए, नाइट में हमारा स्थल बहुत ही ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है पानी की तुलना में। देखिए, जो समुद्र का पानी होगा या कहीं का भी पानी है, उसकी एक विशिष्ट ऊष्मा होती है, उसके कारण ना ही वह जल्दी ठंडा होता है ना ही जल्दी गर्म होता है। लेकिन रात के समय में स्थल बहुत ठंडा हो जाता है। तो देखिए, रात के समय में स्थल बहुत ही ठंडा हो गया, ठीक है, लेकिन जो समुद्र है उसकी एक विशिष्ट ऊष्मा है पानी की, वो जल्दी ना ही ठंडा हो रहा है ना ही जल्दी गर्म हो रहा है। तो यहां से इसकी तुलना में ये गर्म है, या समुद्र का पानी गर्म है, तो यहां से हवाएं ऊपर उठकर चली जाएंगी। तो यहां से स्थल से हवाएं धीरे धीरे कहां, समुद्र की ओर चालू कर देंगी। कहां? नाइट के समय। तो उसको कहेंगे स्थलीय समीर। कब चलेगा? नाइट के समय। कहां से? स्थल से समुद्र की ओर। अब देखिए पर्वतीय समीर। पर्वतीय समीर भी जब चलेगा नाइट में ही चलेगा। क्यों चलेगा? जैसे ही आप ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे, तो ठंडा होता जाता है। क्यों हो जाता है? होता जाता है क्योंकि हम जितनी भी हम नीचे रहते हैं, जितनी भी हमारे आसपास की चीजें होती हैं, उन सभी से हमको ऊष्मा मिलती है। बिल्डिंग, पहाड़, जो भी रहता है, पेड़ वगैरह, उन सभी से। और पृथ्वी का तो हमें 15% ऑलरेडी मिल ही रहा है। तो नीचे क्या होता है, गर्म होता है। लेकिन जैसे जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर में कमी आ जाती है। तो आप रात के समय में पहाड़ पर जाएंगे, पर्वत पर जाएंगे तो आपको ठंड ज्यादा लगेगी, लेकिन घाटी के अंदर रहेंगे तो आपको ठंड उतनी नहीं लगेगी। तो क्या होता है, नाइट के समय पर्वत क्या हो जाता है, अधिक ठंडा हो जाता है, लेकिन घाटी जो होती है उसकी तुलना में कम ठंडा होती है, मतलब गर्म होती है। तो गर्म होने के कारण घाटी से ऊपर हवाएं उठ जाएंगी। तो यहां से पर्वत की ओर से, यहां से थोड़ी थोड़ी धीरे 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 चलती है हवाएं, तो धीरे धीरे घाटी की ओर चलना प्रारंभ कर देंगी। तो इसको कहेंगे हम पर्वतीय समीर। कहां? नाइट के समय। कहां से चलेगा? पर्वत से घाटी की ओर। अब देखिए समुद्री समीर। समुद्री समीर कहां से चलेगा? समुद्र से स्थल की ओर। क्यों चलेगा? और ये कब चलेगा? डे के समय, दिन के समय। क्यों चलेगा? देखिए, दिन के समय तो स्थल बहुत गर्म होता है, स्थल तो वहां की हवाएं क्या होंगी, गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी। लेकिन समुद्र की विशिष्ट ऊष्मा, मतलब पानी की विशिष्ट ऊष्मा, जो उसे जल्दी ना ही ठंडा होने देती ना ही गर्म होने देती है। तो यहाँ का स्थल जो डे के समय समुद्र है, स्थल है, ये हवाएं तो गर्म होकर ऊपर उठ गई, लेकिन यहाँ उसकी तुलना में कम गर्म है। तो यहां से हवाएं स्थल की ओर चलना प्रारंभ कर देंगी। अब देखिए घाटी समीर। घाटी समीर अभी पर्वत का जस्ट अपोजिट होता है। देखिए, स्थलीय समीर का जस्ट अपोजिट होता है क्या? समुद्री समीर। और पर्वतीय समीर का जस्ट अपोजिट होता है घाटी समीर। देखिए, घाटी समीर और समुद्री समीर डे के समय, दिन के समय चलता है, और पर्वतीय समीर और स्थलीय समीर नाइट के समय चलता है। तो देखिए घाटी समीर, देखिए क्या होता है, पर्वत डे के समय अधिक गर्म होता है, लेकिन पर्वतीय समीर में क्या होता है, रात के समय अधिक ठंडा होता है। तो जस्ट अपोजिट हो गया ना। तो देखिए घाटी समीर, पर्वत गर्म होने के कारण, कैसे? डे के समय तो यहाँ की हवाएं ऊपर उठ गई, लेकिन यहां से घाटी से थोड़ा थोड़ा चलना प्रारंभ कर दी।
तो क्या हो गया, घाटी समीर। देखिए स्थल समीर जब भी चलेगा स्थल से समुद्र की ओर चलेगा, नाइट में चलेगा, ये याद रखना है। पर्वतीय समीर जब भी चलेगा नाइट में चलेगा, पर्वत से घाटी की ओर चलेगा। समुद्री समीर जब भी चलेगा दिन में चलेगा, समुद्र से स्थल की ओर चलेगा। घाटी समीर जब भी चलेगा दिन के समय चलेगा और घाटी से पर्वत की ओर चलेगा। ठीक है, ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए रात के समय जो चीज ऊंचा रहेगी वहीं से हवाएं चलेंगी। तो रात के समय कौन कौन सी चीजें ऊंची रहती है, एक तो पर्वत रहता है और एक स्थल रहता है। तो कौन कौन सा समीर चलेगा रात के समय, पर्वतीय समीर और स्थलीय समीर, और दिन के समय चलेगा घाटी समीर और समुद्री समीर। ठीक है, अब देखते हैं हम जेट स्ट्रीम के बारे में। ठीक है, स्ट्रीम के बारे में देखिए, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, बहुत ही स्पीड से चलने वाली हवाओं को हम स्ट्रीम कहते हैं। इसकी खोज कब हुई थी, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय हुई थी। क्या हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय, कि अमेरिकन जहाजें जापान के ऊपर बम गिराने गई थी, लेकिन वह बकलोल कैसे गई थी, पूरब से पश्चिम की ओर, जबकि जेट स्ट्रीम की दिशा किस साइड होती, पश्चिम से पूरब की ओर, पृथ्वी के सापेक्ष। मतलब कि पृथ्वी अपनी घूर्णन जिस दिशा में करती है पश्चिम से पूरब की ओर, उसी की डायरेक्शन में जेट स्ट्रीम की डायरेक्शन होती है सेम, पश्चिम से पूरब की ओर। लेकिन अमेरिकन जहाज बम गिराने कैसे गई थी, पूरब से पश्चिम की ओर। तो जब वो गई तो उनकी विपरीत दिशा में पश्चिम जेट स्ट्रीम चल रही थी, तो उन जेट स्ट्रीम से उनकी जहाजें टकराई, तो जहाजों की अचानक से गति जो होती वो कम हो गई, घट गई। तो उनको कुछ फील हो, अमेरिकन जहाज को फील हुआ ये जापान कुछ लगाया हुआ है। लेकिन नहीं, जैसे ही वो इस परत को मतलब इस जेट स्ट्रीम को पार कर गई जहाजें, तो उसको फील हुआ नहीं यहाँ पर इस प्रकार की हवाएं चलती हैं। इसीलिए जेट स्ट्रीम का नाम जहाज के नाम पर रखा गया, जेट स्ट्रीम। ठीक है, अब देखिए इसकी जो उत्पत्ति होती है जेट स्ट्रीम की, वो धरातल पर ना होकर हमारी क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर होती है, 10 से 12 किलोमीटर के बीच में। आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी की 5 परतें हैं, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल, मीजोस्फीयर, और आयन मंडल, आयनोस्फीयर, और बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। तो हमारा जो ट्रोपोस्फीयर है, ट्रोपो मतलब क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा है, 10 से 12 किलोमीटर की सीमा, वहीं पर ये हमारी जेट स्ट्रीम उत्पन्न होती है। जब भी यहां से मतलब हवाई जहाज वगैरह टेक ऑफ करते हैं, तो जब वो ऊपरी क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर पहुंचते हैं 10 से 12 किलोमीटर की सीमा पर, तो तभी अनाउंस किया जाता है कृपया अपनी सीट की पेटी बांध ले, मौसम बिगड़ने वाला है। अरे भैया सीधा सीधा बोलो ना कि कृपया अपनी सीट की पेटी बांध लें, हवाई जहाज जेट स्ट्रीम को पार करने वाला है। ठीक है, अब देखिए जेट स्ट्रीम की गति होती है वो इतनी भयानक होती है, 250 किलोमीटर पर हावर होती है। अगर इसकी सेम डायरेक्शन की दिशा में आप लोग आ गए तो आपकी जो स्पीड होगी इतने तेज कर देगा तूफान की तरह, और अगर आप इसकी विपरीत डायरेक्शन में आ गए तो आपको स्पीड को बहुत ज्यादा घटा देगा। तो आपने देखा होगा जब हवाएं कहीं से स्पीड से चलती हैं, अगर आप उसकी बिल्कुल डायरेक्शन मतलब उसी की दिशा में जा रहे हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाती होगी, लेकिन अगर आप उसकी विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपकी स्पीड घट जाती होगी। ठीक है, अब देखिए इसका आकार क्या होता है, सांप के समान, ऐसा ऐसा, या नदी के समान, या लहरनुमा होता है। तो देखिए इसका जो आयाम होता है, आयाम किसको कहते हैं, किसी लहर की अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई को हम आयाम कहते हैं। तो इसका जो आयाम होता है वो इतना भयानक होता है, एक बार में ये 6500 किलोमीटर समझ रहे तय करता है। तो समझ रहे होगा इस पृथ्वी पर केवल 7 ही जेट स्ट्रीम उत्पन्न हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक आयाम ही उसका कितना होता है, 6500 किलोमीटर। तो आप समझ रहे होंगे। अब देखिए अगर हमारी जेट स्ट्रीम विषुवत रेखीय क्षेत्र में चलेंगी तो हम उसे विषुवत जेट कहेंगे, अगर शीतोष्ण क्षेत्र में चलेंगे तो उसे हम शीतोष्ण जेट कहेंगे, अगर ध्रुवीय क्षेत्र में चलेगी तो हम ध्रुवीय जेट कहेंगे। लेकिन आपको पता है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या चलती हैं, व्यापारिक पवनें चलती हैं, तो हम जेट स्ट्रीम को हम व्यापारिक जेट भी बोल सकते हैं। और शीतोष्ण क्षेत्र में पछुआ पवनें चलती हैं तो इसको हम पछुआ जेट भी बोल सकते हैं, और ध्रुवीय क्षेत्र में हमारी पूर्वा पवनें चलती हैं तो हम इसको पूर्वा जेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी पूछता क्या है, स्टेज ऑफ जेट स्ट्रीम। स्टेज ऑफ जेट स्ट्रीम क्या होता है कि जेट स्ट्रीम इतना अच्छा काम करते हैं कि आप भी देखकर क्या कहेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये हमारी डॉट डॉट करके विषुवत रेखा है, इसका एक साइड का हम ऊपर वाला देख लेते हैं, क्योंकि सेम चीजें तो नीचे होंगी, चाहे आप नीचे देख लीजिए जो सदर्न हेमिस्फीयर है या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सेम चीजें जो ऊपर होती हैं वही नीचे होती हैं। ठीक है, तो हम ऊपर वाला देख लेते हैं। मान लीजिए हमारी जेट स्ट्रीम है
ऊपर का जेट स्ट्रीम के ऊपर वाला क्षेत्र ठंडा है क्योंकि ध्रुवों के पास है, और नीचे वाला विषुवत रेखा आपको पता है कि गर्म होता है। तो देखिए जेट स्ट्रीम के ऊपर वाला है ठंडा और नीचे वाला है गर्म। तो पहले स्टेज में क्या होता है, ऊपर वाला होता है ठंडा और नीचे वाला होता है गर्म। अब सेकंड स्टेज में जैसे ही आप जाएंगे तो जो गर्म वाला है वो अंदर घुस गया, मतलब ऊपर चला गया, और ऊपर वाला थोड़ा सा नीचे आ गया, मतलब कि ये दोनों ठंडा और गर्म बराबर में आ गए। बराबर में आ गए मतलब समानांतर आ गए, मिक्सचर हो गए एक जगह, मतलब गर्म और ठंडा मिक्सचर हो गए, एक सीध में आ गए। और थर्ड स्टेज में आप देखेंगे कि जो हॉट था, हॉट वो ऊपर चला गया, और जो ध्रुवों का ठंडा था वो नीचे आ गया। आप देख रहे हैं चौथे स्टेज में विषुवत रेखा की गर्मी को ध्रुवों पर ले गया और ध्रुवों की ठंडाई को विषुवत पर ले आया। इससे हुआ क्या कि जो लोग ठंड से ध्रुवों पर मर रहे थे उनको ये विषुवत रेखा की गर्मी पहुंचा दिया, और जो लोग गर्मी से विषुवत रेखा पे मर रहे होंगे उनको ठंडाई ला कर दे दी। तो जेट स्ट्रीम कितना अच्छा काम कर रही है, देख रहे हैं आप। ध्रुवों के जीव भी मतलब ठंडाई से मरे ना, गर्मी कर दी वहां पे, और विषुवत रेखा के लोग भी गर्मी से मरे ना, यहाँ पे ठंडाई पहुंचा दी। समझ रहे हैं आप? तो आपको ये समझ। अब देखते हैं हम एयर सेल या वायु परिसंचरण कोष के बारे में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वायु परिसंचरण कोष या एयर सेल। देखिए वायु परिसंचरण कोष या एयर सेल कुछ भी नहीं होता। जो हमारी व्यापारिक पवनें थी और पछुआ पवनें थी और पूर्व पवनें थी, वह जिस कारण से भी उठी थी, चाहे वह वायु का अभिसरण हो या उच्च तापमान हो, लेकिन जब वह उठी थी तो हमने उसको कोई भी नाम नहीं दिया था। जब वह ऊपर ऊपर चली होंगी तब भी हमने उसको कोई नाम नहीं दिया था। जब वह उतरना चालू कर दी होंगी तब भी हमने उसका कोई नाम नहीं दिया था। और जब वो धरातल पर आ गई होंगी तब भी हमने उनका कोई नाम नहीं रखा था। तो देखिए वायु परिसंचरण कोष में क्या होता है, जब वह पवनें उठती हैं उनका नाम रखा जाता है, जब वह ऊपर चलती हैं तो उनका भी नाम रखा जाता है, जब वह नीचे आती है तो उसका भी नाम रखा जाता है, जब वह धरातल पर चलने लगती हैं तो उसका भी नाम रखा जाता है। उसी को कहते हैं हम वायु परिसंचरण कोष। मान लीजिए यह कोई सतह है, यह कोई सतह है, यहाँ पर सूर्य की किरणों पड़ने के कारण यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर भी उठ जाएंगी, नीचे भी उठ जाएंगी। तो जब ये ऊपर उठेंगी तो इसको कहा जाएगा उठती पवन। अब ये ऊपर ऊपर चलना शुरू कर देंगे, इसको कहा जाएगा ऊपरी पवन। और जब ये नीचे उतरना चालू कर देंगी तो इसको कहें उतरती हुई पवन। अब ये धरातल पर चलने लगेंगी तो इसको कहेंगे धरातली पवन। इस प्रकार देखा होगा आपने, एक कोष बन गया, एक कोष बन गया, इसी को कहते हैं वायु परिसंचरण कोष। तो हमारी पूरी पृथ्वी पर 3 प्रकार के कोष बनते हैं, हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हेडली सेल या प्रत्यक्ष कोष कहां पर बनता है, तो देखिए आपको पता है ये हमारी विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इस कारण यहाँ की जो हवाएं होती हैं वो उठ जाती हैं। तो देखिए हवाएं यहाँ से जब उठी होंगी तो इस साइड में भी गई होंगी, मतलब उत्तरी गोलार्ध में, और नीचे भी गई होंगी दक्षिणी गोलार्ध में। तो हम एक साइड का देख लेते हैं, आपको दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये हमारी विषुवत रेखा है, यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण हवाएं उठ गई। तो जब ये उठी तो इसको कहा गया उठती पवन। जब ऊपर ऊपर चलना शुरू कर दी तो इसको कहा गया कौन सा, ऊपरी पवन। और जब ये नीचे उतरना चालू कर दी इसको कहा गया उतरती पवन। और ये धरातल पर जब चलने लगी तो उसको कहा गया धरातलीय पवन। देखिए अब हमको ना ही उठती पवन फील होती है, ना ही ऊपरी पवन फील होती है, ना ही उतरती हुई पवन फील होती है। हमको केवल और केवल कौन सी पवन फील होती है, धरातलीय पवन फील होती है। देखिए धरातलीय पवन, और ये है उत्तरी गोलार्ध, इसका मुंह नीचे है तो राइट साइड थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट साइड। अब देखिए ये इसको कहा गया हेडली सेल। अब इसी हेडली सेल को हम कहते हैं प्रत्यक्ष कोष। प्रत्यक्ष कोष क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट ऊष्मा के कारण बन रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट ऊष्मा पड़ी तो ये हवाएं उठ गई, तो इस डायरेक्ट ऊष्मा पड़ने के कारण इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष कोष, ठीक है। अब देखते हैं हम फेरल कोष। देखिए इससे पहले लेकिन देखिए जब भी ये कोष वगैरह जो भी बनते हैं वो हमेशा लो प्रेशर के यहाँ से जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर लो प्रेशर था इसलिए यहाँ से ये कोष वगैरह जनरेट हो गए। अब देखिए हमारा लो प्रेशर यहाँ पर है, तो लो प्रेशर यहाँ पर है तो यहाँ पे वायु का अभिसरण के कारण हवाएं टकराने के कारण, तो यहां से टकराई जब हवाएं तो इधर भी गई इधर भी गई। तो देखिए इसको कहते हैं हम पोलर फेरल सेल। फेरल सेल में ये हो गई उठती पवन, ये ऊपरी पवन, ये उतरती पवन, ये धरातली पवन। ये है उत्तरी गोलार्ध, तो इसका मुंह ऊपर है तो इसका राइट साइड कौन सा हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको केवल धरातली पवन फील होती है। अब देखिए हमारा कौन सा फेरल को पोलर कोष या अप्रत्यक्ष कोष। देखिए इसी जब लो प्रेशर से हवा इधर गई तो उसको कहा गया
फेरल कोष। लेकिन इसी लो प्रेशर से इधर भी तो जा रही हैं, तो इसको कहा जाएगा कौन सा कोष? पोलर कोष। उठती पवन, ऊपरी पवन, उतरती पवन और धरातलीय पवन। हमको केवल धरातली फील होगी, तो इसका नीचे की साइड राइट हो जाएगा, तो ये साइड चली जाएंगी। ठीक है, हमको केवल यही होगी कौन सा? धरातलीय पवन फील। अब देखिए, आपसे कहेगा कि हेडली कोष या प्रत्यक्ष कोष कहां पे बनता है, तो आप कहेंगे व्यापारिक पवनों की पेटी में या उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी में। आपसे कहेगा फेरल या अप्रत्यक्ष कोष कहां पे बनता है, तो आप कहेंगे पछुआ पवनों की पेटी में या उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी में। कौन सा? फेरल कोष। ठीक है, और आपसे कहेगा पोलर कोष या अप्रत्यक्ष कोष कहां पे बनता है, तो आप कहेंगे ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी में, या कहेंगे पूर्व पवनों की पेटी में। ठीक है, फेरल और पोलर को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट ऊष्मा के कारण नहीं बन रहा है, ये ऊष्मा के टकराने के कारण बन रहा है, जबकि हेडली सेल ऊष्मा के डायरेक्ट ऊष्मा के कारण बन रहा है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष कोष कहते हैं। अब देखिए, जो हमारी धरातलीय पवन है व्यापारिक धरातलीय पवन है ये वाली, इसके जस्ट अपोजिट वाली इसको कहते हैं प्रतिव्यापारिक। ये हमारी पछुआ है, इसके जस्ट अपोजिट वाली को कहेंगे हम क्या? प्रतिपछुआ, और इसके पूर्वा को जस्ट अपोजिट प्रतिपूर्वा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो अब देखिए, बिंड हमारी मेनली 3 ही टाइप की होती है, प्रचलित या सनमार्गी या टेरेस्ट्रियल विंड। ठीक है, दूसरी होती मौसमी पवन या सीजनल विंड, तीसरी होती स्थानीय पवन या लोकल विंड। देखिए, प्रचलित सनमार्गी पवन या भूमंडलीय पवन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरी पृथ्वी पर चलती। ये 3 टाइप की होती, व्यापारिक, पछुआ, पूर्वा, इसको मैंने समझा दिया है। अब देखिए, मौसमी पवन या सीजनल विंड, इसमें क्या आते हैं? मानसून और समीन। ये एक सीजन के हिसाब चलते हैं, मौसम के हिसाब चलते हैं। मानसून भी आएगा तो मौसम के हिसाब से आएगा, समीर भी चलेगा तो मौसम के हिसाब से चलेगा, दिन और रात के समय। और तीसरी होती है हमारी स्थानीय पवन या लोकल विंड। ये किसी खास जगह पर ही चलती हैं, जैसे कि भारत में आपने सुना होगा लू चलती है, अमेरिका में चिनोक चलती है, सहारा में स्टल में सिरोको चलती है, स्विट्जरलैंड में फान चलती है, सऊदी अरब में शिमूम चलती है, और पंजाब में धूल भरी आंधी, और बंगाल में काल बैसाखी चलती है। मतलब किसी खास जगह पर चलने वाली पवन को स्थानीय पवन या लोकल विंड कहते हैं। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया गया। देखिए, मेरे पास उतनी अच्छी क्वालिटी या फैसिलिटी नहीं है, मेरा मेन फोकस रहता है केवल समझाने के ऊपर, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा।